बताया, मतलब जो अपने लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, तो उनका तो सिर्फ उन्होंने ये लाइंस बता दी कि ये ब्रैकेट लाइन है, ये फंड है ना, लीमैन बाल्मर पासियन ब्रैकेट फंड। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लाइंस दिख रही हैं इसके अंदर, ये दोबारा फिर स्प्लिट हो जाती है लक्ष्य, ये बेटा फिर दोबारा स्प्लिट हो जाती है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं हाइड्रोजन के एटम को, किसी हाइड्रोजन के एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं बेटा, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो अपने को क्या दिखाई देंगी, आपको जो लाइंस दिख रही है वो और टूट जाएंगी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसी को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो जीमैन इफेक्ट जैसा दिखाई देगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो स्टार इफेक्ट, ठीक है। ये सेकंड लिमिटेशन हो गया। इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है अनेबल टू एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, एटम का 3D मॉडल वो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखा है ही वाज नॉट एबल टू टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का आखिर शेप कैसा होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है वही दो फिनोमेना बताए हैं जो अभी पढ़ेंगे इसके बाद बस। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बेटा, डी ब्रॉगली कंसेप्ट क्या था, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था मैटर के बारे में, डुअल नेचर के बारे में बोला था उन्होंने, डी ब्रॉगली ने बोला था डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का वेव कैरेक्टर भी होता है बेटा और पार्टिकल कैरेक्टर भी उसके अंदर होता है, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों चीजों को अभी आप बाद में पढ़ोगे। तो तब तक बेटा ये लिमिटेशंस आपको मैंने कल कराए थे, एक बार रिवाइज कर लिया हमने। यहां तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या कल किसी ने कुछ पढ़ा हो तो उसके बारे में अगर पूछना है तो पूछ लो, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जल्दी से बताएं जल्दी। क्लियर है बेटा सबको, यहां तक सबको केमिस्ट्री में चैप्टर 2 समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलो तो बेटा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कल मैं बेटा लास्ट टॉपिक जो इसके बाद करा रहा था, याद करो मैंने एक वर्ड बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी, एक तो बाइंडिंग एनर्जी बता रहा था और एक आयोनाइजेशन एनर्जी, दो एनर्जी के बारे में आप समझ लो। तो सबसे पहले बेटा बाइंडिंग एनर्जी बता देता हूं एक बार, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो याद करो मैंने आप सर आप ऑफ हो गए। यस सर। सर आप ऑफ हो गए। सर आप म्यूट। ठीक है बेटा, तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, यस आयोनाइजेशन एनर्जी और बेटा बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे। तो जैसे बेटा आपको पता है कि किसी भी शेल के अंदर जो एनर्जी होती है
है ना, किसी भी बोर ने बताया था कि किसी भी शेल की एनर्जी बेटा क्या है, डेफिनेट एनर्जी होगी, है ना परीक्षित, ठीक है, डेफिनेट एनर्जी बेटा होगी। डेफिनेट एनर्जी का मतलब ये हर एक शेल की एनर्जी एक फिक्स हो गई बेटा। तो अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझो क्या है, बाइंडिंग वर्ड का मतलब बेटा क्या हुआ, बाइंडिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, रुको, बाइंड का मतलब बेटा क्या होता है, आपस में जोड़ना। तो यहां पर ये एग्जिट कैसे रुको। तो बेटा यहाँ पर बाइंडिंग हम किस चीज की बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ जो बाइंडिंग है, या बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है कि नहीं परीक्षित। अगर हम बाइंडिंग देखें तो किस चीज की हो रही है, अरे इसमें पीपी की आवाज इतनी कर रही है कि नहीं बेटा। बाइंडिंग का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ बेटा बाइंडिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था आपको, बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन को कौन बांध के रख रहा है, न्यूक्लियस बांध के रख रहा है, और कितनी एनर्जी के साथ, ये वही एनर्जी है जो आपने पढ़ा है कि किसी शेल की एनर्जी होती है, En की वैल्यू जो होती है ना, हर एक शेल की एनर्जी हो गई -312 पहले शेल के लिए, दूसरे के लिए। तो इसी एनर्जी को बेटा हम क्या बोलते हैं, यानी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू आउटर मोस्ट शेल की है ना, तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी वही हो गई। तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट बताया। इसके बाद बेटा नोट्स के अंदर मैंने दिया हुआ है आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन वर्ड का बेटा समझे, वर्ड का मीनिंग क्या है, आयन का मतलब तफसील क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयन, आयन पढ़े ना, किसी के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम, हाँ चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल का मतलब बेटा मान लो जैसे आयन का मतलब है, अब देखो आयोनाइजेशन प्रोसेस का मतलब समझो क्या है, आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब समझो, अगर किसी मेटल बेटा, अगर किसी मेटल से अपने को आयन बनाना है, तफसील, अगर किसी मेटल से आयन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सोडियम है, तो सोडियम से अगर आपको सोडियम आयन बनाना है तो क्या करेगा बेटा, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना, Na में से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव, ये तो पढ़ा है आपने, Na पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ आयन फ्रॉम मेटल इज नोन एज आयोनाइजेशन। बोलो, इसी प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन हो गया। और अब बेटा इस आयन को बनाने के लिए, सुनना सभी बच्चे ध्यान से, इस आयन को बनाने के लिए बेटा जितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ आयन, किसी आयन को बनाने के लिए बेटा जितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन, फॉर्म एन आयन फ्रॉम ए मेटल, ठीक है। मेटल के किसी एटम में से अगर बेटा आपको आयन बनाना है, उसको केटायन बनाना है, तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन परीक्षित एक बार एनर्जी समझते हैं, कितनी एनर्जी होगी, जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका देखते हैं। इसके लिए आप देखो, जैसे मान लो बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान के चलो तफसील कि अभी इलेक्ट्रॉन आपका बेटा के शेल के अंदर है, कौन से शेल के अंदर है राहुल, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है बेटा, तो उसकी एनर्जी को कैसे लिखेंगे, ये लिख कर दूं, पहले शेल के लिए क्या लिखते हैं, एन की वैल्यू कितनी लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1 लेंगे, हाँ बेटा बोलो, 1, है ना, 1 लेंगे, और En की वैल्यू कैसे लिखेंगे, वही -21.8 into 10 की पावर -19, अगर नीचे निकालो तो -21.8 into 10 की पावर 9, अब आप बेटा नीचे n स्क्वायर रखेंगे, 1 का स्क्वायर, है ना सर माइनस में 19 है, हाँ हाँ, अच्छा
फर्स्ट शेल की, मतलब ये फर्स्ट शेल के अंदर है। अब मान लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना परीक्षित, अगर आप बेटा किसी मेटल के एटम मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल रहे हो, तो बेटा यानी कि आप कहां तक पहुंचा रहे हो देखना। जैसे मान लो के शेल के अंदर अभी अभी आप उसको एटम से बाहर कर दोगे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई परीक्षित? एन की वैल्यू कितनी रखोगे? infinite, इनफाइनाइट रखते हैं। इनफाइनाइट का मतलब तफसील क्या है कि एटम से कभी दूर हो जाएंगे। एटम के अभी नंबर ऑफ शेल्स क्या है, जैसे के शेल है तो पहले एन की वैल्यू 1 2 3 4, अभी आप इतना दूर ले गए, कहीं दूर ले गए, आयन बना दिया आपने, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर दिया, है कि नहीं? तो ई इंफिनिटी निकालेंगे। अब हम अपने एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? अब हम एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं। तो जब हम एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो बेटा देखना इसकी एनर्जी क्या होगी। एक बार फॉर्मूले पर ध्यान दो। अगर मैं इंफिनिटी के लिए निकालूं एनर्जी, तो बेटा मैं नीचे क्या पुट करूंगा? -21.8 into 10 की पावर -19 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, अगर नीचे इंफिनिटी है बेटा, जब कभी इंफिनिटी का टर्म मैथ्स में आपने पढ़ा होगा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इंफिनिटी किसका अपोजिट होता है? रेसिप्रोकल zero, किसका होता है? जीरो का होता है। अगर जैसे मान लो 1/, जैसे अपने लोग अगर ऐसे लिखे 1/0, तो जीरो जब नीचे आ गया तो किसके बराबर होता है? इंफिनिटी के, है ना? और इंफिनिटी का बेटा जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? जीरो। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी परीक्षित? अगर आप एनर्जी अगर देखोगे, कोई इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर कर दिया एटम से, तो उसकी एनर्जी मैंने आपको बताया था जीरो हो जाएगी, है ना? अगर बेटा आपको निकालनी है डिफरेंस इन एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो बेटा कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई की वैल्यू निकालो एक बार। डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू क्या बोला था बेटा? डेल्टा ई का -RH 1/ni², ये निकाल देना चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी ऐसे निकालोगे -RH 1/ni², है ना? RH 1/ni², infinite, है ना? यही फॉर्मूला है बेटा हमारा। तो अगर इसमें आप अगर ni की वैल्यू पुट कर दो, ni कितना होगा बेटा? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कहां है? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कहां होता है आपको? फर्स्ट शेल में। ni की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है तो और n इंफिनिटी कितना हो गया? nf कितना हो गया? nf इंफिनिटी हो गया। एक बार इस फॉर्मूले में पुट करके देखो बेटा क्या आया। अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे, यही लिखता हूं, उधर तक दिखाई नहीं देगा आपको। अभी मोबाइल से पढ़ा रहा हूं ना, तो थोड़ा देखने में दिक्कत आएगी। तो बेटा एक बार देखें, डेल्टा ई की वैल्यू बेटा क्या आएगी देखना, RH 1/ni²। ni का मतलब 1 के स्क्वायर में से बेटा क्या माइनस करेंगे? 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ठीक है? अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 तो 1 ही हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो सिंपल 1 हो गया, 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया। 1 - 0 का मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी? खाली 1 ही आ जाएगा। कुछ बचेगा क्या इसमें? बताओ। no sir, बस RH बचेगा इसमें, सिर्फ RH की वैल्यू आ रही है। और RH की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 21.8 into 10 की पावर into 10 -19 decimal, जूल पर है ये एनर्जी। तो आप लोग बेटा देखो, यही वो एनर्जी है जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ये जो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है आपको, इसी को बेटा क्या बोलेंगे हम? इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। और ये कब हो रहा है बेटा परीक्षित? ये कब है आयनाइजेशन एनर्जी? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से, है ना, फर्स्ट शेल से बेटा के शेल से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया, तब है ये एनर्जी। समझे मेरी बात? इसी yes तरीके sir, से क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर है तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, ni की वैल्यू 2 पुट कर दो। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या निकाल सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें आपको बेटा ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से गया है। सुनो मेरी बात, कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी की तरफ गया है। अगर पहले की तरफ से जा रहा है तो इतनी एनर्जी आएगी -21.8,
वैल्यू आई है, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन n स्क्वायर, ये आएगी। और बेटा ध्यान देना इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ये देखो प्लस साइन है इसका, ये चीज आपको समझाऊंगा कि प्लस का मतलब क्या है, इस बात को समझाऊंगा प्लस का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा समझ में आ रहा है आपको, किसी भी इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड शेल के अंदर हो, थर्ड के अंदर हो, फोर्थ के अंदर हो, फिफ्थ, किसी भी शेल के अंदर हो, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो बेटा स्टार्टिंग में इनिशियली मान लो वो सेकंड शेल के अंदर था, है ना, और आपसे पूछे कि बताओ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले के अंदर बेटा आपको Ni की वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर है, तो Ni की वैल्यू 2 पुट कर दो, और Nf की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली कहां जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगी, है कि नहीं। Nf की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो, और Ni जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप रखो। तो इस तरीके से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और ये जो चेंज आ रही है एनर्जी में, इसी को बताया है क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। समझ गए बच्चों? आ रही है, आवाज भी बंद हो गई। ठीक है बेटा, तो ये बात सबको समझ में आई बेटा? अभी जो बोला मैंने क्या बताया आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में? साक्षी क्या समझ में आया? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि क्या है बेटा, किसी आयन को बनाने के लिए किसी मेटल के एटम से अगर आप उसको आयन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाउ मच एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड टू एटम टू बिकम आयन, है ना, आयन बनाने के लिए। तो अब बेटा एक चीज ध्यान देना, इसकी जो वैल्यू आ रही है आप देखोगे, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें E की वैल्यू जो आ रही है बेटा, जो एनर्जी आप निकाले हो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। उसकी वैल्यू बेटा क्या आ रही है, नोट्स के अंदर भी बेटा देखो मैंने आपको बताया है, जैसे अगर आप ये देखोगे माइनस प्लस 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या फिर जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में देखोगे तो वो आएगी 1312 अपॉन n स्क्वायर से अगर निकालोगे तो 1312 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी बेटा आ रही है नोट्स के अंदर, देख लो आयोनाइजेशन एनर्जी जहां पर लिखा हुआ है। तो बेटा आप लोग मुझे सोच के ये बताओ कि ये पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है। देखो जब हम किसी शेल की एनर्जी निकालते थे तो बेटा क्या आता था, उसमें माइनस साइन आता था लक्ष्य। अगर आप किसी शेल की एनर्जी निकालते थे, फर्स्ट शेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी थी फर्स्ट शेल के अंदर, तो साक्षी उसकी क्या वैल्यू थी बेटा, माइनस थी ना, माइनस 1312 किलो जूल पर मोल, ऐसी वैल्यू थी। अरे नोट्स में भी है, देख लो। यस सर। और अब बेटा आप देखोगे, हाँ अब आप ध्यान देना, ये जो एनर्जी बेटा अभी निकाली है मैंने, अभी जो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली है, इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस साइन चेंज है। क्या चीज बेटा डिफरेंस दिख रहा है आपको, वहां पर नेगेटिव साइन था किसी शेल की एनर्जी में, और यहां पर बेटा पॉजिटिव साइन है। लक्ष्य समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन का डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ आपको। तो इससे परीक्षित क्या चीज हमें समझ में आ रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक आयन को बेटा बनाने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो, है ना, जो एनर्जी दे रहे हो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, बोलो किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन की जो शेल के अंदर जो एनर्जी है उसी के बराबर है। बस बेटा यहां पर आप एनर्जी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो बेटा, परीक्षित सप्लाई कर रहे हो। तो जब तो आपके लिए क्या हुआ, प्लस हुआ कि माइनस, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एनर्जी दे रहा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको मिल गई वो चीज, पॉजिटिव हो गई। और अगर आप उसमें से कोई चीज निकालते हो तो माइनस होती है, एक सिंपल सी चीज है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के केस में समझो आप, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर बेटा आप एनर्जी दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए ना साक्षी, समझ गए मेरी बात? बस तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को सुनो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बेटा मतलब एक एटम को अगर आप एक आयन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बेटा क्या हो जाएगी,
मतलब जो एटम को जो आप एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपोजिट होगी, है ना। जैसे शेल के अंदर, के शेल के अंदर मानो -1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी। ऐसे समझो एक मैग्नीट्यूड है इतना, आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, लक्ष्य है। तो मैं अगर निकालना चाहूंगा तो दूसरी तरफ कोई फोर्स लगा रहा है ना, दूसरी तरफ जो फोर्स लगा रहा है, जो बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा था मैं, वही तो चीज है। वो उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और मैं बाहर निकालना चाहता हूं, तो मेरे को बेटा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू वही रहेगी। समझ गए दानिश मेरी बात, समझे, है ना। उधर की तरफ उतनी एनर्जी बेटा न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को -1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी से खींच रहा है, और मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरे को उस फोर्स, उस एनर्जी को अपोजिट चलना पड़ेगा, उसके अपोजिट एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही वैल्यू है 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना बेटा कि हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो आती है उसका साइन बेटा क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो दानिश तुरंत आप लोग समझ लेंगे इस बात को कि ये शेल की एनर्जी दे रखी है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल की एनर्जी दे रखी है कि ये नेगेटिव साइन है इसके ऊपर। समझ गए, बस यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं बस। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी बेटा क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस जो एनर्जी लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही बाइंडिंग एनर्जी है। दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना परीक्षा, एक दूसरे के अपोजिट है ना। बाइंडिंग मतलब वो रोक के रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, और आप उसको आयन बना रहे हो, दोनों अपोजिट चीजें हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बेटा, सुनो, मैग्नीट्यूड बेटा दोनों का सेम है, साइन अपोजिट है। ठीक है, बोलो आ गई बात समझ में। Yes, sir. चलो, यस अगर यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। यहां से आपको मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होगी। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है आर्यन, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। जैसे आप देखो फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा, अच्छा मेरी बात सुनो, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी न्यूटन के लॉ पढ़े, है ना, न्यूटन के लॉ पढ़े। राहुल क्या पूछ रहे हो, बोलो, कुछ पूछना है राहुल, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग राहुल, बोलो बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो। अगर कुछ पूछना है तो एक बार, ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा है, राहुल मैसेज टाइप कर दो बेटा, अगर कुछ पूछना है तो टाइप कर दो, टाइप, सुनाई क्लियर नहीं आ रहा ऑडियो आपका। ठीक है बेटा, बाकियों को सबको समझ में आ गया मैंने जो यहां तक पढ़ाया। अब देखो, अब आपको ये चीज बता रहा था मैं कि जो फिजिक्स बेटा आपने अब तक पढ़ी है, बेटा फिजिक्स के एक्चुअल में दो हिस्से हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले जो फर्स्ट प्राइमरी जो फिजिक्स थी वो थी न्यूटन के लॉ पर बेस्ड। ठीक है मयूरी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े, न्यूटन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स में तो बताएंगे न्यूटोनियन फिजिक्स क्या होती है। एक न्यूटोनियन फिजिक्स थी, मतलब दो लोग थे ये, एक एल्बर्ट आइंस्टीन बेटा और एक न्यूटन। तो न्यूटन ने जो फिजिक्स बताई थी उसको दूसरी फिजिक्स थी बेटा। आइंस्टाइन के आने के बाद क्या हुआ, एक दूसरी फिजिक्स का हिस्सा बन गया, जिसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको मैं बताता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स बाकी फिजिक्स से कैसे डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझना है। जैसे बेटा आपने देखा है, अगर कोई जैसे मान लो अगर अपने आसपास अगर हम अपनी बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस पर कौन से लॉ लगते हैं बेटा, न्यूटन के लॉ लगते हैं वहां पर, है ना, न्यूटोनियन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, ये सब पढ़ा है आपने। लेकिन बेटा आप मेरी बात समझना, इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल एक लॉ के मुताबिक नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि उसका साइज बेटा इतना छोटा है, उस पर न्यूटन के लॉ क्या होते हैं,
एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसीलिए बेटा मैंने बोला कि फिजिक्स के दो हिस्से हो गए। एक फिजिक्स में बेटा आप पढ़ोगे मैक्रोस्कोपिक चीजें जिनका साइज ज्यादा होता है परीक्षित, जैसे जिनको आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे ये चौक है, चौक का मास आप मेजर कर सकते हो, है ना। मतलब मेजर मतलब कि बहुत, मतलब इतना है कि आप देख सकते हो आसानी से, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक बेटा क्या है, कुछ पार्टिकल बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ही छोटा होता है कि नहीं। तो अगर बेटा आपको इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करना है, तो उस पर बेटा कौन से लॉ नहीं लगेंगे, न्यूटन के लॉ नहीं लगेंगे, सिंपल। उस पर आइंस्टाइन के लॉ लगेंगे, और इसको एक नाम दिया गया है फिजिक्स का, देखो उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये हो गए दो हिस्से फिजिक्स के, एक क्वांटम मैकेनिक्स बन गई, जैसे अभी लोग आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, सर बताते होंगे, एक काइनामेटिक्स होता है, एक काइनेटिक्स होता है, एक स्टैटिक्स होता है, ऐसा कुछ बताया सर ने। मोशन को ही रिलेटेड है ये, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना परीक्षा में। हाँ, तो काइनेटिक्स, काइनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, काइनामेटिक्स वही जो मोशन का होता है उसी चीज को। तो वहां पर बेटा कौन से लॉ लगते हैं, न्यूटन के लॉ लगते हैं सिंपली, तो उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, ठीक है। ये फिजिक्स बेटा कहां पर सही अप्लाई होती है, ये लॉ कहां पर लगा सकते हो, न्यूटन के लॉ कहां पर लगा सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भाग रहा हूं इतनी स्पीड से, कितना फोर्स लग रहा है कितना नहीं, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक चीजों के ऊपर बेटा ये कहां पर अप्लाई होता है, जिनका साइज ज्यादा होता है, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि लार्ज साइज होता है, कंपैरेटिवली लार्ज साइज, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जैसी स्पीसीज है, कुछ ऐसे पार्टिकल जिनका साइज बेटा बहुत ही छोटा हो, उसको आप बोलोगे, उसको स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच बना दी है फिजिक्स की, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक चीजें पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक। इसमें बेटा क्या स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, मतलब कि बहुत ही छोटा साइज है जिनका, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, या गामा रे के बारे में पढ़ना है, एक्सरे पढ़िए ना आपने, एक्सरे के बारे में पढ़ना है। ये सब चीजें बेटा किसके अंदर आएंगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ गई। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपको पढ़ना है मयूरी, तो इसका मतलब बेटा क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है ना, बहुत कम रेंज में है, तो ये किस में अंदर स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो स्टडी करेंगे। तो अब मैं बताता हूं क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों बता रहा था। पहले तो देख लो, द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, एक नई ब्रांच बनी। अच्छा, नए का मतलब समझ रहे हो, बाद में कौन सी आई, पहले तो न्यूटन वाली फिजिक्स ही चलती थी बेटा, पहले तो न्यूटन की फिजिक्स जो दी थी, उनके लॉ थे, वही सब चीज पर लगते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये सब हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा जरूरत महसूस हुई कि एक नया ब्रांच बनाना पड़ेगा फिजिक्स का बेटा, एक अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया कॉन्सेप्ट बेटा क्या चीज आ रही है, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अभी तक हम ये मान के चलते ही थे, ये चौक है जैसे सपोज, अब तक बेटा फिजिक्स में मानते थे कि इस चौक के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है। कैसा है दानिश, इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अभी बेटा क्या पता चला है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली बेटा यही कह रहे हैं कि इसके अंदर खाली पार्टिकल कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर वेव प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब एक एटम या इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, वो पार्टिकल नहीं है खाली, वो वेव की तरह भी ट्रेवल कर सकता है। तो इसीलिए बेटा यहां पर एक नई फिजिक्स बन रही है, जिसमें हम डुअल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब जब उसका मन करेगा तो वो वेव की तरह चलेगा, जब उसका मन करेगा तो पार्टिकल की तरह चलेगा। कुछ प्रॉपर्टी वेव की शो करेगा बेटा, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी वेव वाली शो करेगा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड से चलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के मैंने बताया, आपने स्पीड निकाली थी, याद करो, 2.188 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड थी। कितनी ज्यादा स्पीड है ये, लाइट की लगभग स्पीड ही समझ लो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा इतनी स्पीड से मूव करेगा,
तो क्या वो अपने वेव कैरेक्टर नहीं शो कर रहा? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा? कर रहा है ना, वेव की तरह शो कर रहा है। जबकि देखो बेटा, जबकि आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है 9.31 इंटू 10⁻34, काफी कम होता है, बहुत ही छोटा साइज है, लेकिन होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने कभी ये पढ़ा है कि लाइट का कोई मास देखा है आपने? कभी ऐसा सुना कि लाइट का इतना मास होता है? लाइट तो एक वेव है, No, sir. एक वेव का कभी मास नहीं हो सकता। तो आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करता है और वेव कैरेक्टर भी शो करता है। और इसको स्टडी करने के लिए बेटा एक नया सब्जेक्ट बना है फिजिक्स के अंदर, जिसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स, द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स। न्यू कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करे? मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है नाम, ठीक है, एक तो आइंस्टाइन मैंने बताया आपको, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी उन्होंने क्या बोला था, उसके बाद 1905 में उन्होंने Dual. बोला था, हाँ, डुअल नेचर होता है, किसी भी पार्टिकल का बेटा डुअल नेचर होता है। तो एक तो आइंस्टाइन हो गए इसमें, और दूसरा बेटा हो गए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली। तो दो तीन ये जो साइंटिस्ट हैं, जैसे डी ब्रोगली हो गए, हेजनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया, और फिर आइंस्टाइन खुद, ये सब लोग मिलकर बेटा क्या कह रहे हैं, एक नई फिजिक्स को बना रहे हैं, एक नई फिजिक्स को बना रहे हैं, जिसको नाम दे रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, नई प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स होगी, ठीक है। तो यहां से बेटा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है। अभी जो आप पढ़ोगे वो क्वांटम मैकेनिक्स की चीजों के बारे में पढ़ोगे, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी बेटा आपने 3 मॉडल पढ़े, बेसिकली एटम के 3 मॉडल पढ़े। थॉमसन पढ़ा पहले, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, और बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, है ना। इन तीनों के अंदर बेटा मैंने आपको बताया सब कुछ न्यूटन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब बेटा जो नया मॉडल बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब जो एटॉमिक मॉडल बनेगा उसका क्या नाम रखेंगे बेटा हम? उसका नाम हमने रखा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसको जाना जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा एटम का एक मॉडल बना रहे हैं, मतलब एक नया मॉडल बनाएगा, ये लास्ट है, ये आखिरी मॉडल है परीक्षित, इसके बाद कोई मॉडल नहीं है, ठीक है, ये लास्ट है। 3 तो वो और एक ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेटा जो है वो तीनों से बहुत डिफरेंट है, तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि यहां पर बेटा कौन सी मैकेनिक्स पढ़ोगे आप? क्वांटम मैकेनिक्स। नाम भी देखो उसी से आया है, क्वांटम मैकेनिकल का मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी के ऊपर बेस्ड है। तो बेटा अभी तो ये मॉडल मैं आपको बताऊंगा, अभी उससे पहले आपको 2 फिनोमेना समझाऊंगा। पहले इस मॉडल को समझें, एटम के बारे में पढ़ें, उससे पहले अपने को क्या पढ़ना है, डी ब्रोगली क्या कहते हैं और हेजनबर्ग क्या कहते हैं। तो चलो पहले मैं वो चीजें बता देता हूं आपको, उससे पहले क्या क्या हुआ। इस मॉडल के आने से पहले, इस मॉडल के आने से पहले बेटा 2 घटनाएं हुई, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं। एक तो डी ब्रोगली ने बेटा एक अपना रिलेशन दिया, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, इसको समझना है। एक तो ये है, ठीक है। तो 2 घटनाएं हो रही है बेटा, फर्स्ट ये डी ब्रोगली और दूसरा हेजनबर्ग्स, ठीक है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इन दोनों को समझते हैं एक एक करके, ठीक है बेटा। 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं इस मॉडल के लिए, इस 2 घटनाएं जिम्मेदार है इस मॉडल से पहले, इनकी वजह से ये मॉडल बना है। तो डी ब्रोगली के बारे में बेटा बात करते हैं। तो डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। लेकिन ऐसे बेटा कोई किसी की बात नहीं मानता लक्ष्य। अगर मैं बोलूं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, तो मेरे बोलने से खत्म नहीं होगा, मुझे एक्सपेरिमेंटली दिखाना पड़ेगा, लोगों को चेक करके बताना पड़ेगा ना कि भाई इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, ये सुरक्षित हो गया, अब इसको कुछ नहीं होगा, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। वैसे ही डी ब्रोगली ने भी बेटा क्या किया, एक रिलेशन बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। किस किस चीज के बीच में, देखो, तो ये फॉर्मूला भी बताता हूं,
ये उन्होंने रिलेशन बनाया बेटा वेवलेंथ। उन्होंने क्या बोला देखो सिंपली, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। मान लो इस चौक की बात करते हैं बेटा, इस चौक के अंदर मान लो एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अभी क्या होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो इसमें से बेटा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, है ना। और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक क्या होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, है ना। मान लो इसकी कोई वेवलेंथ है, मान लो बेटा लैम्डा, लैम्डा इसकी वेवलेंथ है। तो उन्होंने, हाँ बेटा, उन्होंने जो वेव, कुछ पूछना है किसी को, कट रही है आवाज। राहुल क्या पूछ रहे हो बेटा? बेटा आवाज क्लियर नहीं है। हाँ राहुल बोलो। ठीक है, तो बेटा हाँ डी ब्रोगली बताता हूं, देखो पहले सुन लो फिर पूछ लेना अगर कुछ पूछना है तो। देखो अगर बेटा कोई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर रेडिएट कर रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ होगी, लैम्डा मान लो। तो इस लैम्डे का बेटा रिलेशन उन्होंने बताया लीनियर मोमेंटम के साथ। सुनना मेरी बात, मोमेंटम के साथ। अब किसी, देखो लैम्डा बेटा किसकी प्रॉपर्टी होती है, समझो लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी, किसी वेव की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ वेव में बताया था ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब चीजें बताई थी, वेव नंबर। तो लैम्डा बेटा किसकी प्रॉपर्टी है, अगर वेव होती, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज कर रहा है वेव की फॉर्म में, तो उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा। उसका बेटा रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, वो मोमेंटम के साथ। मोमेंटम किस चीज का होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो, ये चौक की अगर बात करूं, इसके अंदर अगर पार्टिकल है, मोमेंटम याद है आप लोगों को कि भूल गए सब, है? मोमेंटम क्या था, बोलो। मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी को तो बोलते हैं एम इनटू वी, पी से डिनोट करते थे, 9th क्लास में था ये मोमेंटम। तो मोमेंटम बेटा होता है मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब मुझे बस एक चीज बताओ कि जैसे ये चौक है, तो चौक का बेटा मोमेंटम आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि इसका मास होगा कुछ, और मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप इसका मोमेंटम निकाल सकते हो। तो बेटा डी ब्रोगली ने बेसिकली क्या किया, दो चीजों को जोड़ दिया। एक प्रॉपर्टी मास की प्रॉपर्टी ले ली, मोमेंटम, और एक प्रॉपर्टी बेटा किसकी ले ली, वेव की। समझ गए? तो उनका कहना था कि अगर अगर मेरे को मान लो ये पता है कि ये चौक कितना मोमेंटम है इस चौक के अंदर, तो मैं ये बता सकता हूं कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे, पूरा लिखेंगे डी ब्रोगली रिलेशन मैथमेटिकली कैसे निकाला उन्होंने। सबसे पहले बेटा हम कोई एटम लेंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा इसका स्टेटमेंट क्या है, डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। तो डी ब्रोगली रिलेशन किसके बीच में बेटा, इट इज बिटवीन, बताया मैंने आपको, वेवलेंथ लैम्डा के बीच में एंड मोमेंटम p, मोमेंटम ऑफ एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, उसमें से रेडिएशन जो निकलता है, और उसका मोमेंटम कितना होगा। तो चलो इसको समझने के लिए करते हैं, सबसे पहले इनका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन, बेटा किसके बीच में रिलेशन है, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, सिंपली, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर हम माने, तो सबसे पहले बेटा देखो आप याद करो, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको क्या चीज पढ़ी थी आपने, फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी बेटा कितनी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर एनर्जी कितनी थी परीक्षित, एक क्वांटा की एनर्जी क्या होती थी, फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मान लो बेटा अगर आपको पूछा जाए एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है कि नहीं, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, बोलो सही है कि नहीं।
इसको बेटा पहली इक्वेशन लिखेंगे, इसको मान लेंगे, दिख रहा है ना सबको क्लियर? इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है? ये डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, डी ब्रॉगली रिलेशन आया कैसे, ठीक है? तो पहली इक्वेशन बेटा आएगी हमारी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी बेटा रेडिएशन निकल रहा है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बेटा अपने अंदर से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अगर रेडिएट कर रहा है तो बेटा कैसे करेगा? h nu की फॉर्म में, है ना? E इक्वल टू h nu इसकी एनर्जी हो गई, ठीक है? ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमने इक्वेशन मान ली। इसी तरीके से बेटा देखो एक और थ्योरी थी, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपके भी सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास की फिजिक्स के सिलेबस में है, लेकिन आपको शायद याद होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, कई जगह बेटा आता है इसके बारे में, E इक्वल टू mc स्क्वायर। दानिश सुना होगा, आई थिंक पता है आप लोगों को, है ना? और E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो बेटा ये कौन सी थ्योरी थी? देखो हम लिखेंगे फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का पूरा जीवन जो था वो E इक्वल टू mc स्क्वायर की वजह से ही उनको इतना जाना गया दुनिया में, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा ये इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर आप देखोगे बेटा, फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे बेटा एनर्जी क्या बताया था उन्होंने, क्या फॉर्मूला किया था एनर्जी का? E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था बेटा? E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहां पर m का मतलब क्या हो गया तफसील? m का मतलब बेटा क्या है, एक बार देख लो, m इज द मास ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल अगर आप ले रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, ये बेटा किसी भी पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल है, m इज द मास ऑफ पार्टिकल। और बेटा c का मतलब क्या है? c तो पढ़ते आ रहे हो इतनी बार, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा? तो ये दो थ्योरी का हम यहाँ पर यूज किया, मतलब डी ब्रॉगली ने दो थ्योरी का यूज किया बेटा। एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, जिसमें से उन्होंने E इक्वल टू h nu निकाल के लिया, और दूसरी बेटा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टाइन की, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब मान लो क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है, तो एनर्जी तो दोनों उसकी सेम ही होंगी, है ना? दो इक्वेशन है, तो एनर्जी तो mc स्क्वायर के भी बराबर है, और उसको भी, अगर दोनों इक्वेशन को बराबर कर दे, हम दोनों को इक्वेट कर दे बेटा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर बराबर कर दोगे तो क्या मिलेगा? इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा? देखो बेटा, E तो दोनों जगह सेम है, हाँ, h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखो, अगर मैं न्यू को वेवलेंथ में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसे आएगा, c अपॉन लैम्डा होगा। फ्रीक्वेंसी बेटा फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन लैम्डा, वही जो अभी आपको बताया था, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, वहां से आ गया। आया इतना समझ में सबको? राहुल क्लियर बेटा? sc अपॉन लैम्डा कहां से आया? यस सर। ठीक है, यहां पर sc अपॉन लैम्डा और उधर भी c से c कटेगा, c से c कट गया, और फिर कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं होगा बस। तो यहां पर बेटा क्या रिलेशन आ रहा है, देखो इधर लिखता हूं, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, इस तरीके से आ रहा है। और लैम्डा अगर मैं लिखना चाहूं खाली, अगर मैं लैम्डा को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, h को उधर ले जाओ तो बचा mc अपॉन h, है ना? लैम्डा को अगर ऊपर की तरफ लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, है ना? और देखो अब m इंटू सी का मतलब क्या है बेटा? m इंटू सी क्या मोमेंटम नहीं हो सकता? क्योंकि मास m तो मास हो गया, किसी भी पार्टिकल का m मास हो गया, और c स्पीड ऑफ लाइट हो गई, तो m इंटू सी को बेटा मैं p लिख सकता हूं, मोमेंटम, इट इज द मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू mc जो आया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म, ये रिलेशन है, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द, बेटा लिख दो यहां पर, पी क्या है आपका, मोमेंटम है। पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल बेटा लाइट की स्पीड से चले, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको, आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। पी का मतलब हो गया, इट इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है। अब देखो बेटा इस चीज से आपको क्या समझ में आया, एक बार पहले इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। यहां पर लैम्डा है, लैम्डा वेव की प्रॉपर्टी है ना, ये वेव की प्रॉपर्टी हो गई, और पी जो हो गया वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो गई। तो दोनों को जोड़ दिया बेटा, डी ब्रोगली ने यही काम किया था। डी ब्रोगली बोले कि किसी पार्टिकल की एनर्जी, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर ये पार्टिकल की तरह भी चल सकता है और ये अगर वेव की तरह भी चल सकता है, तो दोनों की एनर्जी को क्या कर दिया उन्होंने, बराबर करके दिखा दिया। और उससे ये आ गया बेटा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये पता है कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो, जैसे ऐसे समझो कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो आप बेटा क्या निकाल सकते हो, उसका लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी, समझे। तो ये रिलेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा इसको और अगर थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करें, तो एच तो सबको पता है कांस्टेंट होता है ना तफसील। तो लैम्डा बेटा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, देखो जरा ध्यान से, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। मतलब अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। दिख रहा है रिलेशन, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकता हूं, एच को हटा दिया मैंने, एच को हटा दिया क्योंकि एच तो कांस्टेंट था। जैसे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का बेटा साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेके आते हैं ना, ऐसे ही अगर आप कोई कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। तो यहां पर बेटा एक्चुअल में ये क्या बन के आ रहा है कि लैम्डा किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के। अब समझना मेरी बात, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बेटा अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी, किसी पार्टिकल का मोमेंटम अगर बढ़ जाए, आ रहे हैं किसी पार्टिकल का मोमेंटम बहुत बढ़ जाए, तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। ये बात समझ में आई सबको, मैंने क्या बोला, दोबारा फिर बोलता हूं, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम, हाँ बेटा, किसी पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वेवलेंथ जो उसमें से निकलेंगी वो बहुत कम हो जाएगी। चलो इसको इलेक्ट्रॉन पर लगा के देखो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है परीक्षित, अगर लैम्डा की वैल्यू मैं कई बार आपको बताया नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, है ना, 10 की पावर -9, -10, इससे भी कहीं ज्यादा, इससे भी कहीं कम, काफी कम वैल्यू होगी, ठीक है, 10 की पावर -19, -30 ऐसे करके रहती है। तो जिसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम है, सुनना मेरी बात, तो उसके अंदर बेटा मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा है। और लेकिन आप लोग एक बात बताओ मुझे, मोमेंटम का मतलब m इंटू सी हुआ, है ना दानिश, मास तो बहुत कम है, मास तो बहुत कम है, तो ये वैल्यू कैसे बढ़ रही है, सी की वजह से, सी की वजह से 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तभी तो, इसलिए तो वैल्यू इतनी ज्यादा आई आपकी मोमेंटम की। तो बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि, आप सुनना, इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइट की स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइट की स्पीड से चल रहा है बेटा, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है और वेवलेंथ छोटी होती है। अब आप सोचो, अब आप सोचो ऐसा, जैसे मान लो अगर ये डी ब्रोगली रिलेशन है, ये हर चीज पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता, जैसे इस चौक पर क्यों नहीं अप्लाई कर सकता मैं, और होगा तो फिर क्या होगा। तो परीक्षित इसमें से भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे, निकलते होंगे, है ना, मैंने बताया आपको कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे, लेकिन क्या बेटा उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम अपनी बात करें, हमारा मास है 100 केजी या 50 केजी, कुछ भी ऐसे मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट का, तो अगर बेटा आप मोमेंटम निकालोगे, है ना, अगर मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम की वैल्यू आपकी ज्यादा नहीं आएगी, क्यों,
क्योंकि मोमेंटम को m इंटू वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड से। तो क्या कोई पार्टिकल ऐसा है बेटा, क्या कोई पर्सन ऐसा है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो आप लाइट की स्पीड से चला सकते हो? चला सकते हो क्या? अगर मान लो, चलो एज्यूम कर लो, चलो एज्यूम कर लो कि ये चौक जो है ना ये लाइट की स्पीड से चल रहा है। लक्ष्य किसकी स्पीड से बेटा? लाइट की स्पीड से चल रहा है। अगर ये लाइट की स्पीड से चलेगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत तेज स्पीड से मूव करेगा। समझ गए? और जब ये बहुत तेज मूव करेगा तो इसकी वेवलेंथ फिर बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी वेवलेंथ होगी। ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक जैसे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है वैसे ही इसके साथ हो जाएगा। लेकिन जनरली बेटा प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं तफसील कि लाइट की स्पीड तो छोड़ो, 1000 किलोमीटर तक भी हर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर सकते। हम डेली लाइफ में कितना ट्रेवल करते हैं, कोई स्पीड कितनी, इस चौक को फेंकूंगा कितनी स्पीड से जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बुलेट को फायर करता हूं तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, 100 200 ऐसे करके। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? ये सारा फर्क है स्पीड ऑफ लाइट का। तो बेटा यही तो है। अब E इक्वल टू mc स्क्वायर को समझाता हूं, इसका क्या मतलब है। ये इक्वेशन जो आई थी इसका क्या इंपॉर्टेंस है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। बेटा आइंस्टाइन का ये कहना था, सुनना, आइंस्टाइन का ये कहना था कि अगर बेटा किसी पार्टिकल को, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराएं, सुनना मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराएं तो बेटा उसका जो मास है, सुनो, उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही आपको, या मतलब थोड़ी अजीब क्यों अटपटी लग रही है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि मास को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी का याद है आपको? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एनर्जी में भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप लोग समझ रहे हो आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? फिजिक्स को पलट के रख दिया आइंस्टाइन ने, फिजिक्स को पलट दिया। वो जो बातें कह रहे हैं या उन्होंने जो प्रूव करके दिखाई बेटा परीक्षित, वो बिल्कुल अब तक नहीं थी। इससे पहले तो हम लोग मानते ही नहीं थे। हम लोग ये मानते थे कि एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मास कभी खत्म नहीं हो सकता। आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं कि मास खत्म हो जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो, काफी अलग चीज है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आइंस्टाइन का बेटा रोल था फिजिक्स में वो बिल्कुल अलग था। आइंस्टाइन ने फिजिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। इसीलिए उनकी जो ये जो फिजिक्स की बात कर रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, इसीलिए उसको, उसमें काफी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें अलग लॉ है बेटा, यहाँ पर अलग लॉ है, डी ब्रॉगली रिलेशन है, आइंस्टाइन का E इक्वल टू mc स्क्वायर है। तो अभी मैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ बेटा। अगर आप लोग पूछेंगे कि सर बताओ कि कहाँ पर इसका यूज होता है, तो सुनो मेरी बात। आपने बेटा 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें यूरेनियम से एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं उसको, है ना? तो आपने कभी सोचा कि उसमें एनर्जी कैसे बनती है परीक्षित? एनर्जी इतनी ज्यादा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि बहुत छोटा सा मास होता है, एक न्यूट्रॉन टकराता है यूरेनियम से, तो एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सोचो कितना छोटा होता है। एक न्यूट्रॉन जब बेटा यूरेनियम से के एटम से टकराता है तो इतनी एनर्जी बनती है कि कई दिनों तक पूरे देश की एनर्जी को मतलब चला सकते हो पूरे देश में, मतलब इतनी मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सोचो। तो वो बेटा किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलता है? देखो, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है? वहां पर मास जो होता है ना, बहुत छोटा फ्रैक्शन बेटा, बहुत छोटा मास का जो पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? मास बहुत छोटा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इतनी तेज बेटा वो फॉर्म होता है, स्पीड लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, c की पावर स्क्वायर। समझ रहे हो? लाइट की स्पीड का भी स्क्वायर कर रहे हैं, 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 की पावर 16। अब सोचो अगर किसी का 0.001 ग्राम भी है, अगर कोई बहुत छोटा मास है तो भी बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाएगी। समझ रहे हो? तो आइंस्टाइन की जो ये थ्योरी थी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि यहां पर डी ब्रॉगली ने अपना रिलेशन कैसे बनाया। पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में से E इक्वल टू h न्यू को बेटा किसके बराबर कर दिया, इस एनर्जी को किसके बराबर उन्होंने कर दिया, अपनी थ्योरी में जो E इक्वल टू mc स्क्वायर लेके आए थे उससे बेटा डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन तैयार किया,
जिसकी बेसिस पर लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, h/mc, यानी h/p मोमेंटम। और अगर इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन से देखें तो बेटा वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रही है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, मोमेंटम के ऊपर। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, उतनी कम होगी, और जितना कम मोमेंटम होगा किसी पार्टिकल का उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ होगी। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, है ना। तो बेटा उन्होंने एक रिलेशन सेटअप किया, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी ली, एक वेव की प्रॉपर्टी ली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको पढ़ना और फिर कल बताना मुझे कि क्या समझ में कितना आया। आई थिंक सबको आ गया होगा जो मैंने समझाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स है ये सब। जो अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ी है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मिल गए, यही तो दिक्कत है बेटा। कुछ चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, दोनों के अंदर आती हैं, तो अपने को केमिस्ट्री में भी ये सब चीजें पढ़नी है, फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, यहां तक रिवाइज करना सभी बच्चे, और नोट्स जिसने सबमिट नहीं करे हैं आज तक आ जाने चाहिए कल की क्लास से पहले। चलो ओके बाय, टेक केयर।